एडवांस वेबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास शो नया सवेरा में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। अपने इस खास शो के माध्यम से आज हम आपको लेकर के चलेंगे जम्मू कश्मीर में और बताएंगे कि लोकतंत्र के उत्सव में वहां क्या कुछ खास हो रहा है। जी हां, मतदान शुरू हो चुका है और साथ ही साथ बात करेंगे हरियाणा की। बात होगी देश और विदेश में क्या कुछ है ताज़ा तरीन हालात। और इस पूरे 1 घंटे में मेरे साथ होंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी घुंबर। सुप्रभात आंचल। शुक्रिया संध्या और सुप्रभात सभी दर्शकों को। तो साफ तौर पर जिस तरह से संध्या ने बताया, इन तमाम खबरों पर रहने वाली है हमारी नज़र। और साथ ही साथ जमाइका के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत दौरे पर हैं। क्या कुछ अहम हो सकता है आज उससे जुड़ा हुआ वो तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ जानेंगे कि मुडा स्कैम में आखिरकार क्यों बढ़ने वाली है सिद्धारमैया की मुश्किलें, और इस वक्त बिहार में क्या है बाढ़ को लेकर हालात। इन तमाम बातों पर करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस का। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने का किया अनुरोध। 40 सीटों के लिए 415 उम्मीदवारों के साथ दांव पर। हरियाणा के पलवल में प्रधानमंत्री भरेंगे हुंकार। वहीं कांग्रेस के विजय संकल्प यात्रा रहेगी आज भी जारी। बीएसपी समेत अन्य पार्टियां भी प्रचार में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की उम्मीद। मुडा केस में आया नया मोड़। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी मुडा आयुक्त को पत्र लिखकर 14 प्लॉट वापस लौटाने की कर रही है पेशकश। कल ईडी ने केस किया था दर्ज। हवाई हमलों के बाद इजरायल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले जारी। और खेल की खबरों में कानपुर टेस्ट के अंतिम दिन भारत की बांग्लादेश को जल्द समेटने की होगी कोशिश। दूसरी पारी में बांग्लादेश के अब तक 2 विकेट गिरे। तो नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जारी लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं और अपना वोट जरूर डालें। मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के अलावा नारी शक्ति की मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदाताओं को जम्मू कश्मीर में सशक्त सरकार बनाने का आह्वान करते हुए विकास के लिए मजबूत सरकार को जरूरी बताया। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने साझा करते हुए पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो विजनरी भी हो और यहाँ की सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए मजबूत निर्णय भी ले सके। आज यहाँ अंतिम चरण में मतदान करने वाली जनता अपनी वोट की शक्ति से एक ऐसी सरकार बनाए जो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दूर रखे और हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हो। जम्मू कश्मीर में पर्यटन, शिक्षा, रोजगार व चौतरफा विकास के लिए ऐतिहासिक मतदान करें।
तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महापर्व एक वोट आपकी सोच के साथ साथ बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है। तो आज जम्मू कश्मीर में जो अंतिम चरण है चुनाव का, जो 40 अहम सीटें हैं जिसमें इन पर वोटिंग की जा रही है और लोग बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं अपने इस लोकतांत्रिक का हक को इस्तेमाल करने के लिए। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जो लगातार ग्राउंड जीरो से जब से चुनावी प्रक्रिया का शंखनाद हुआ है वो अपने अपडेट्स के साथ जुड़ते रहे हैं। रमा हमारे साथ जुड़ रही हैं बारामूला से और धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। और आप इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे कि लोग किस तरह से निकल रहे हैं वोट करने के लिए। सबसे पहले रमा आपका रुख करना चाहेंगे, आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग करती रही और आज का दिन काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि ये वो अहम 40 सीटें हैं तीसरे चरण की जो बहुत कुछ बदलने का मादा रखती हैं। किस तरह से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक हक का इस्तेमाल करने के लिए आवाम निकल रही है वोटिंग के लिए? देखिए, बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही निकल रहे हैं। इस वक्त मैं आजादगंज में हूँ बारामूला के, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर वोटिंग होती ही नहीं थी। लोकसभा चुनाव में पहली बार यहाँ पर लोग निकले थे मतदान के लिए, और उसके बाद जिस तरह से मतदान प्रक्रिया में उनका विश्वास कायम हुआ है, आज आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भी निकल रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं। पिंक पोलिंग बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस तरह की जो है तमाम पोलिंग बूथ जो है यहाँ पर जो चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर है और कुछ लोग आकर सुबह सुबह अपनी सेल्फी यहाँ से लेकर चले भी गए हैं। तो ये अपने आप में उत्साह दिखाता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास को दिखाता है, और जिस जगह से लोग नहीं निकल रहे हैं वहां से अब निकल कर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत उत्साहजनक है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि जो 40 की 40 सीटें हैं बहुत कुछ बदलने का मादा रखते हैं, तो अपने आप हर सीट पर यहाँ पर बहुकोणीय लड़ाई है। तमाम जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत जो है दाव पर लगी है। जो चुनावी समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत रोचक भी यहाँ पर हैं। जिस तरह से निर्दलीय बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं, उन्होंने इस पूरे जो चुनावी समीकरण को है बहुत महत्वपूर्ण भी बना दिया है और बहुत दिलचस्प भी बना दिया है। इसके अलावा बीजेपी है और कई नई पार्टियां हैं जो कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सामने बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इंतजामों की बात करते हैं तो सुरक्षा से लेकर सुविधा तक तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। नई पहल चुनाव आयोग ने की, ग्रीन पोलिंग बूथ्स यहाँ पर बनाए हैं और वहां पर हमें कुछ जो सूचना अभी तक मिली है, ग्रीन पोलिंग बूथ्स पर कुछ मतदाताओं ने आकर वहां पर जो प्लांट है वो भी लगाए हैं क्योंकि उनके लिए प्लांट्स रखे गए हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी और भागीदारी वो पर्यावरण की रक्षा के लिए भी कर रहे हैं। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे अहम बात ये भी है कि जो ये तीसरे चरण का चुनाव है इसमें बहुत से मतदान केंद्र ऐसे हैं जो एलओसी से लगते हैं, बॉर्डर से लगते हैं, तो वहां पर भी किस तरह से मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर पाए। कई बड़े दुर्गम इलाके भी हैं, तो जो मतदान कर्मियों की टीम है बहुत पहले वहां पर पहुंचना शुरू हो जाती है। कई जगह बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सभी चैलेंजेस को जूझते हुए चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं और वो इंतजामों का असर दिख भी रहा है। लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं उन क्षेत्रों में भी जो दुर्गम कहे जाते हैं। अपने मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर में एक नई राजनीतिक तस्वीर बनाने को लेकर मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज भी जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान का पहला घंटा किस तरह से देख रहे हैं, आप किस पोलिंग बूथ पर हैं और किस तरह से ये मतदान की प्रक्रिया में लोग जो है, मतदाता जो हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं? देखिए, सुबह से मैं 7 बजे सुबह से मैं गांधीनगर के इस मतदान केंद्र पर हूं और गांधीनगर के बारे में ये कहा जाता है कि गांधीनगर जो जम्मू कश्मीर का हाई प्रोफाइल एरिया है और ख़ास करके जम्मू की बात करें तो जम्मू में ये हाई प्रोफाइल एरिया माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। लेकिन सुबह जिस तरीके से 7 बजे से हमने देखा कि लोगों की लंबी लंबी कतारें, महिलाओं की कतारें, बुजुर्गों की कतारें हमने देखी और उनसे कई लोगों से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले हमने मतदान आकर किया है, इसके बाद हम बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे या बाकी जो हमारा घर का काम है वो बाद में करेंगे। तो ये उत्साह दिखाता है कि किस तरह से लोगों ने जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लिया है। और अभी सुबह 7 बजे से आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कई लोग जिन्होंने कि मतदान किया है और वो मतदान करने के बाद हमारे साथ पहुंचे हैं। आपको उंगलियां दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है। देखिए,
कई लोगों से हमने बात की कि आपने मतदान सुबह सुबह आकर किया तो आपके दिल में क्या था। वो बेहतर जम्मू कश्मीर चाहते हैं, बेहतर राज्य चाहते हैं, वो ऐसा राज्य चाहते हैं जहां उनके बच्चे की बेहतर पढ़ाई हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो। हालांकि जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला है, इसके अलावा जम्मू को मेडिकल कॉलेज भी मिला है, एम्स की सुविधाएं मिली है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जो लोगों के जेहन में हैं। और सबसे बड़ी बात, जो धारा 370 के निरस्त होने के बाद जिस तरीके से जो एक जागरूक महिलाओं ने मुझे बताया कि देखिए अब हम अपने बच्चों को दूसरों के साथ भी भेज देते हैं, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग पहले बच्चों को अपने साथ लेकर निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके मन में एक तरीके का जो दहशत का आलम या एक तरीके से उनके अंदर एक खौफ होता था कि हमारे बच्चे जब बाहर पहुंचेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन वो खुद, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि महिलाओं ने खुद कहा कि अब हम अपने बच्चों को दूसरे के साथ भी भेजते हैं और हम खुले में घूमते हैं, खरीदारी करते हैं और अपनी बातें करते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये जो आम जनता की बातें हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ बदलाव हमने देखा है, किस तरीके से हमने इस बात की तस्दीक करता है। जो लंबी लंबी कतारें हैं, बेखौफ लोग निष्पक्ष प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए आए हैं। धीरज आपके पास वापस आएंगे। रमा हमारे साथ जुड़ी है। रमा, आप लगातार कई वक्त से वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं, लेकिन एक जो बदलाव हम सब देख रहे हैं कि जमहूरियत को कायम करने के लिए, उसका मुस्तकबिल लिखने के लिए वहां का जो युवा है वो इस वक्त आगे आ रहा है और वो भी चाहता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से जब ये चुनाव हो रहे हैं उसमें उनकी भागीदारी साफ तौर पर नजर आती हुई। बिल्कुल, युवाओं की भागीदारी साफ तौर पर नजर आ रही है। युवा चेहरे जो है चुनावी मैदान में बड़ी संख्या में उतरे हैं। अगर हम बात करते हैं और युवा जो है, अगर पोलिंग बूथ पर बात करते हैं तो सबसे पहले वही यहाँ पर निकलकर दिखाई देते हैं कि निकलकर आ रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जो केवल युवाओं के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। तो युवाओं की चुनाव में हिस्सेदारी, युवाओं की भागीदारी और मतदान प्रक्रिया को जो है सुनिश्चित कराना, ये एक जो बड़ा विश्वास यहाँ पर युवाओं में आता हुआ दिखाई देता है। पहले आप देखिए, युवा बड़े यहाँ पर भ्रमित हुआ करते थे, किसी भी चीज के लिए आगे नहीं निकलते थे। युवाओं के हाथों में पहले यहाँ पर पत्थर हुआ करते थे, युवाओं के दिमाग में पहले यहाँ पर एक अस्पष्ट तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन अब देखिए, युवा जिस तरह से कह रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, मुझे स्टार्टअप चाहिए, मुझे यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, चाहे दूर दराज के लोग भी हैं, वो कहते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री आनी चाहिए। तो कितना बड़ा बदलाव जो है ये दिखाई देता है युवाओं की सोच में भी और यहाँ की तस्वीर में भी। तो अपनी तस्वीर और यहाँ की तस्वीर बदलने के लिए युवा बड़ी संख्या में यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से एक स्टीरियोटाइप जिस यहाँ पर जो बन गया था। बहुत से युवाओं से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था पहले हमें मौके नहीं मिलते थे, ना नौकरी में मौके मिलते थे, ना काम में मौके मिलते थे, और ना ही जो राजनीतिक भागीदारी है उसमें उनको हिस्सेदारी मिलती थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पंचायत चुनाव पहले हुए, डीडीसी हुए, बीडीसी हुए, और उसमें एक आम परिवार का जो बच्चा है वो भी चुनाव लड़कर जीता और एक जिम्मेदारी उसने अपने हाथ में ली, तो उससे एक बड़ा विश्वास आया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पहले यहाँ नहीं पता था लोगों को होती क्या है। एक परिवारवाद की बात सब कहते हैं कि जो राजनीतिक दल आए उन्होंने अपने परिवारों को बढ़ाने का काम ही किया। लेकिन लगातार 2019 के बाद से जिस तरह से यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित किए गए और सबकी हिस्सेदारी हुई, तो उनको विश्वास हुआ कि नहीं, हर परिवार को एक विश्वास हुआ कि मेरा बच्चा भी एमएलए बन सकता है, मेरा बच्चा भी एमपी बन सकता है, मेरा बच्चा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये जो हिस्सेदारी लोगों की दिखाई दे रही है ना, ये इस विश्वास की वजह से है। तो एक बड़ी भागीदारी, एक बड़ा विश्वास इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर दिखाई देता है। बिल्कुल, और ये नजर आता है लंबी कतारों में। और 2 चरणों के बाद जो तीसरा चरण है, चुनाव आयोग के साथ साथ पूरे देश को उम्मीद है कि यहाँ से बम्पर वोटर टर्नआउट निकलकर सामने आएगा। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये जो चुनावी अपडेट्स हैं और जिस तरह से यहाँ वोटिंग चल रही है, इस पर आपसे आगे भी बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप सभी जुड़े रहिए नया सवेरा में हम सबके साथ। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले।
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में आज तीसरे और अंतिम चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसको लेकर के ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से मतदान प्रक्रिया में मतदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं। बारामूला से रमा त्यागी और जम्मू से धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि मतदाता तो घरों से बाहर निकल ही रहे हैं, लेकिन अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं इन 40 सीटों पर, वो कौन से दिग्गज हैं जिनकी आज EVM में किस्मत बंद होगी? देखिए, अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में कई जो दिग्गज उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है, और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं, और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं या विपक्ष के नेता माने जाते हैं। अगर हम जम्मू शहर की बात कर लें तो जो पिछली जो लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था, तो 2014 में जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक जो पक्ष रहा है कि यहाँ की जो सीटें नहीं है उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और इस बार भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम बता सकते हैं कि जम्मू का जो ये गांधीनगर का इलाका है, यहाँ से जो विक्रम रंधावा यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, विक्रम रंधावा कद्दावर प्रत्याशी माने जाते हैं क्योंकि उनके पिताजी भी राजनीति में थे। इसके अलावा जम्मू ईस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो जम्मू ईस्ट में युद्धवीर शेट्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला जो कि आरएसपुरा विधानसभा सीट से जो चुनावी मैदान में है, तो उनकी भी जो किस्मत दांव पे लगी हुई है क्योंकि उनको भी नरेंद्र सिंह रैना से कड़ी टक्कर मिल रही है। तो ये जो दिग्गज है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सज्जाद लोन हैं जो कि घाटी में हैं, तो उनकी भी किस्मत का आज फैसला होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू की जो सभी 11 जो सीटें हैं उस सीटों के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ मुकाबला बहुत ही रोचक है और कई कद्दावर उम्मीदवार हैं। अगर हम कठुआ की तरफ चलते हैं तो समाज कल्याण विभाग में निर्देशक के पद पर रहे IAS अधिकारी भारत भूषण चुनावी मैदान में है, और भारत भूषण स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर चुनावी मैदान में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीदवार बने हैं। उनकी भी आज किस्मत दांव पे लगी हुई है क्योंकि उनके सामने एक बसपा के प्रत्याशी हैं जो कि उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इस चरण में कई ऐसे कद्दावर लोग हैं जो उन्होंने कि अपनी सेवाएं छोड़कर चुनावी मैदान में आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और खास करके अगर आप कद्दावर सीटों की बात करें, कद्दावर नेताओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर, बिल्कुल इसका फैसला जनता जनार्दन को करना है। बहुत संक्षिप्त में रमा हमारे साथ मौजूद है। धीरज, आपके पास वापस आएंगे, आगे जनादेश में भी आप दोनों के साथ जुड़ना है। रमा, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि ये इस बार कहा जा रहा है क्योंकि 370 हटने के बाद और 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है इस बार के जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर। बिल्कुल, निर्दलीय ही हैं जो इस चुनाव को बहुत ही रोचक बना रहे हैं। आंचल, मैं आपको बताऊं कि 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 370 के बाद पहला चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव पहली बार हो रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से हम बात बता रहे हैं कि नए चेहरे आ रहे हैं और 45% के करीब जो निर्दलीय हैं वो सभी दलों के सामने एक चुनौती पेश कर रहे हैं, विशेषकर क्षेत्रीय दल। क्योंकि आप पहले अगर देखें, इससे पहले यहाँ पर लगातार NC, PDP या कांग्रेस, उन्हीं का शासन लगातार रहा है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मौका नहीं मिलता था राजनीति में और परिवारवाद की बात जो है वो हमेशा आती थी, और इसी से जो युवाओं का इंटरेस्ट था राजनीति में वो कम होता चला गया कि जब हमें मौका ही नहीं मिलना, इन्हीं लोगों को आना है, लोग नहीं निकलते थे। और बहुत से चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें कि इन्हीं दलों के लोग निर्विरोध चुन के आ गए हैं, क्योंकि लोग मतदान के लिए निकले ही नहीं थे। बिना मतदान के लिए अनकंटेस्टेड वो विनर साबित हुए हैं। बहुत से जो साल हैं उसमें ऐसा भी हुआ है। तो वो जो एक प्रक्रिया थी उसको जो है एक यहाँ पर तोड़ा गया है 370 के बाद। वही जो विश्वास की बात है, जो निर्दलीय निकल कर आए, युवा चेहरे निकल कर आए। निर्दलियों में उन्हीं स्थानीय दलों के बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं
जो कि उन्हीं दलों के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि बांदीपोरा की हम बात करें तो उस्मान मजीद हैं, वो लगातार पीडीपी से और कांग्रेस से जीते, लेकिन उसके बाद अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से बहुत से नाम ऐसे हैं जो इन्हीं दलों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नए चेहरे निकल कर आए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा टीडीसी और बीडीसी जो पहले चुने गए थे चुनावों के बाद, वो इन चुनावों में खड़े हुए हैं निर्दलीय के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भागीदारी निर्दलियों की। इसके अलावा 25 छोटे दल जो हैं वो हैं जो लगातार यहाँ पर चुनावी रण में, जिसे कहते हैं कि अपना खम ठोक रहे हैं और अपनी उम्मीदवारी साबित कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी संख्या में लोग न केवल मतदान की प्रक्रिया में बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भी आगे आए हैं। लोकतंत्र में विश्वास जमात के लोग, जो लोग अलगाववादी संगठनों से जुड़े हुए थे, वो लोग चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और वो साफ तौर पर कहते हैं कि 2019 के बाद और उसके बाद जिस तरह से लोकतंत्र जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद हमें वो केंद्र सरकार को इसका श्रेय दे रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा, हुर्रियत से जुड़ी हुई तनवीर फातिमा, उन्होंने मुझसे साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पहले यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं था, लोकसभा चुनाव में हमारी आंखें खुल गई कि भाई लोकतंत्र में हिस्सेदारी इस तरह से होती है, हमें भी हिस्सा लेने का अधिकार है, हम ले सकते हैं। तो वो लोग जुड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा विश्वास दिखाता है और ये जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक तस्वीर है उसको बदलने का माध्यम। बिल्कुल, आपने जो आखिरी वाक्य कहा वो बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र की स्वस्थ तस्वीर यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी वोटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाएं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। रमा आपका बारामूला से और धीरज आपका जम्मू से। आगे 10 बजे जब हमारी खास पेशकश जनादेश रहेगी तो फिर हम अपने इन्हीं दोनों संवाददाताओं के साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वोटिंग टर्नआउट जो है वो बढ़ रहा है। तब तक 10 बज चुके होंगे और कैसे लोग घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बन रही है नया सवेरा के साथ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जय भवानी, जय शिवाजी। A warrior so brave he'll forever be hailed. Maharashtra, Maharashtra is the hit. Maharashtra tourism. और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये जम्मू कश्मीर के बाद अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। जी हां, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक चरण में सभी 90 सीटों पर मतदान होना है। मतों की गिनती और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत शहरी और समालखा के बापौली में रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज राज्य के यमुनानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी राज्य के मतदाता को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बताएं कि हरियाणा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में कल से चुनावी प्रचार की शुरुआत की है। और राहुल गांधी की कल से शुरू हुई हरियाणा विजय संकल्प यात्रा आज झज्जर के बहादुरगढ़ पहुंचेगी। सोनीपत के 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ये यात्रा गोहाना पहुंचेगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अनाज मंडी समालखा में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पानीपत ग्रामीण में विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करने वाली हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जमाइका के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत दौरे पर हैं। जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि
मंडल स्तर की वार्ता करने वाले हैं और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। डॉक्टर होलनेस की यह पहली भारत यात्रा है। वो 4 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। जमैका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर होलनेस की यात्रा के साथ भारत और जमैका अपने मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तैयार है। उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग गहरा होगा, प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। जमैका की विकासात्मक परियोजनाओं में समर्थन की अगर बात करें तो भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों देशों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में बारिश कम होने का आसार कोसी और गंडक के जलस्तर पर देखने को मिल रहा है। कोसी बैराज के 19 फाटकों को बंद कर दिया गया और अब केवल 37 फाटक से पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी भी बिहार के जो 20 जिले हैं वहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ सड़क गांव पानी में डूब गए हैं और इस वक्त भी बिहार में बाढ़ से 3.5 लाख लोग प्रभावित हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लगातार लगी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को फूड पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही राहत शिविर में भी लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की गई है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि पहली बार पूरे नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण उत्तर बिहार की नदियों में रिकॉर्ड पानी आया। वर्षों बाद 2024 में कई नदियों ने अपने जलस्तर का रिकॉर्ड बनाया। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव और अन्य पदाधिकारियों द्वारा भी हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता मधुरेश ज्यादा जानकारी के साथ सीधे पटना से ही जुड़ रहे हैं। तो मधुरेश, अच्छी बात यह है कि कई नदियों का जो जलस्तर है वो कम हो रहा है, लेकिन अगर हम राज्य प्रशासन की बात करें तो इस विपदा से निपटने के लिए खास तौर पर राहत शिविरों में सामान की उपलब्धता किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, तो इसे राज्य सरकार कैसे सुनिश्चित कर रही है? देखिए, इसके लिए जो है एक सेंट्रल मॉनिटरिंग पटना में स्टैब्लिश की गई है कि हर जिले में किसी भी समस्या को, चाहे राहत सामग्री की बात हो, चाहे कोई फंसा हुआ हो बाढ़ की पानी में, तो उसको निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने तक की सब कुछ सेंट्रल मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो जिला प्रशासन है, अलग अलग जो 20 जिले जो बाढ़ प्रभावित है, वो लगातार सेंट्रल जो कंट्रोल रूम है उसको अपडेट कर रहे हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और वो उस चीज को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही जो जिला में मेडिकल जो अस्पताल हैं, जो सदर अस्पताल है, उसके अलावा भी जो बड़े सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे भी जो मेडिकल हेल्थ किट है उसकी पैकिंग की जा रही है और वो जगह जगह लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो राहत शिविर में रह रहे हैं उनको तो डायरेक्ट पीएचसी के जो डॉक्टर हैं वो ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं उनको भी वो जो मेडिकल किट पैक किया जा रहा है उन तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें ORS, इसके अलावा डिसेंट्री की दवाइयां और कुछ दर्द निवारक कॉमन दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। मधुरेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग की अगर बात करें तो किस तरह की उन्होंने चेतावनी जारी की है और किस तरह की संभावनाएं व्यक्त की है, साथ ही साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम दल किस तरह से काम में लगे हुए हैं और मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए? देखिए, मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर ये दी है कि बाढ़ पीड़ितों को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि एक कम दबाव का जो क्षेत्र बिहार, नॉर्थ बिहार के ऊपर में बना हुआ था, वो शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया है और अभी अगले 3 से 4 दिनों तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, यानी मौसम सामान्य रहेगा, कोई भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत निश्चित रूप से मिलेगी, खास करके वैसे लोग जो तटबंधों पे शरण लेकर के रह रहे हैं उनका साथ मौसम देगा। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो 240 नावों के साथ में लगातार लोगों को राहत सामग्री का वितरण कर रही है। इसके साथ ही जहां भी जरूरत पड़ रही है, किसी की तबीयत खराब हो रही है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो उठा रही है। इसके साथ ही एक कंट्रोल रूम का नंबर भी लोगों के लिए जारी किया गया है, जो कि मैसेज और व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को प्रसारित किया जा रहा है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जिस भी गाँव में जा रही है, लोगों को वो कॉन्टैक्ट नंबर दे रही है
और वो जब भी मुसीबत में कॉल कर रहे हैं तो लगातार टीम जो है वो वहाँ कांटेक्ट में उनके रह करके उन तक मदद पहुंचा रही है। तो इससे लोगों को काफी सहूलियत मिली है पिछले 1 से 2 दिन में। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि बिहार इस बाढ़ की वजह से जल्द वापस ट्रैक पर आएगा और जिस तरह से तमाम जो विस्थापित हैं उनको लेकर सरकार की जो तमाम योजना है वो भी जल्द पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारियों को पटना से हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं नेपाल की, क्योंकि वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही नजर आ रही है और बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 217 लोगों की मौत हुई है और लगभग 28 लोग अभी भी लापता हैं और इस तबाही में अब तक 143 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हैं। नेपाल में हुई इस जोरदार बारिश से बिहार के लिए आफत बनी है। राजधानी काठमांडू की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्ग बंद हैं, जिससे हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल की ओर से कोसी और गंडक बैराज में 10.5 लाख क्यूसेक पानी आया। नेपाल प्रभाग में पानी के दबाव को देखते हुए कोसी बैराज के 56 गेट खोल दिए गए, जिससे कोसी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। कई राजमार्ग और सड़कें बाधित हुई, सैकड़ों मकान और पुल ध्वस्त हुए हैं। बाढ़ की तबाही का संकेत मिलने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो मदद से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री भी कल शाम देश वापस लौट आए। आते ही उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई इस आपदा की स्थिति से निपटने के लिए। नेपाल वित्त मंत्रालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन अधिनियम 2074 BS के अनुसार तुरंत 1 बिलियन रुपए का फंड भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही देश भर में 3 दिन के शोक की भी घोषणा की गई है। और नेपाल में बाढ़ के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में असोज 11-12 गते का जुन बरसात हुआ उसबाट देशभर तो क्षति हुआ, लेकिन ये चाहे किसान का कृषि क्षेत्र का उत्पादन जितना है वो इस बाजार में बिक्री होता है। काठमांडू का 40% वेजिटेबल से काठमांडू लोग इसको उपभोग करते हैं। इस बार बहुत किसान का वेजिटेबल मैक्सिमम 64 वैरायटी का होता है, वो बहुत इस एरिया में क्षति हुआ। इधर पहले बहुत ये रस फैला है ना, इधर नदी में बहुत कारखाना कल कारखाना, अभी बकरिया पालन पशुपालन अभी कृषि खेती था इधर बहुत, इसलिए वो सब अब इधर टीका भैरव से आके ये बाड़ी आके सब लेके गया। इधर आदमी था बहुत बैठा था, इधर आदमी बहुत था। अभी इधर जेल है, ये पुल नहीं था तो ये जेल पूरा उड़ा देता था। अभी वो मेडिसिटी हॉस्पिटल उधर भी घुस गया है पूरा। बहुत पानी था ना इधर, तो बहुत पानी था, वो उधर घुस गया था। ये बहुत ही बस्ती में गोल्डन में घुस गया था। अभी इधर ही देख रहा है ना, पूरा पानी है। तो और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता श्वेता जुड़ चुकी हैं काठमांडू से। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस वक्त के हालात की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है? साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, तो किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? संध्या, देखिए यहाँ पर जो 3 दिन लगातार बारिश हुई उसके उपरांत यहाँ जो बाढ़ से स्थिति आई वो सही में भयावह थी। लगभग हर घंटे आपको मिसिंग से लोग डेड लिस्ट में आ रहे थे। तो यहाँ पर लगभग आज जैसे कंफर्म है 217 लोगों की मौत है, 28 लोग मिसिंग है। मगर 28 लोग इतने दिनों तक नहीं मिल रहे हैं तो चांसेस ये है कि सर्वाइवल कितना होगा ये बहुत स्लिम हो जाता है। तो ये लाइफ माने जीवन को तो नुकसान है ही, साथ साथ अगर प्रॉपर्टी को देखें जी तो यहाँ पर करोड़ों करोड़ की क्षति हुई है। सारे मकान, बहुत सारे मकान जो आपके नदी के तट पे बने हुए थे सभी क्रैक हो गए हैं, सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। लैंडस्लाइड के कारण, भूस्खलन के कारण कई जगहों पे कहिए कि कंप्लीटली लॉक्ड हो गए हैं, लोग ट्रैप्ड है। लोगों को लगभग 4,500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है हेलीकॉप्टर और रस्सी की मदद से। नेपाल आर्मी और नेपाल पुलिस लगातार 4-5 दिनों से लगी हुई है बचाव कार्य के लिए। और कल जैसे ही प्रधानमंत्री ओली नेपाल पहुंचे न्यूयॉर्क से जी कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 1 बिलियन जो NPR रुपया है वो तुरंत मुहैया कराया जाएगा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्योंकि सड़कें टूटी हुई है, बिजली उपलब्ध नहीं है, पानी पोल्यूटेड है,
हेल्थ, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बीमारी फैलने की आशंका हो गई है। तो इन सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने स्तर पे काम शुरू करें और जो भी फंड की आवश्यकता है वो इमीडिएटली पीएमओ को सूचित करें ताकि फंड रिलीज किया जा सके और राहत कार्य तुरंत चालू किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर स्थिति सही में गंभीर है। बिल्कुल, और कोड़ में खाद जैसी स्थिति इसलिए भी है क्योंकि लगातार भूस्खलन भी हो रहा है और जिस तरह से जब ये पैसा पहुंचेगा तो राहत और बचाव का जो कार्य है वो मिशन मोड में आगे लेकर जाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इन तमाम जानकारियों को नेपाल से हमसे साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना वहाँ पर ख्याल रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि सिद्धारमैया इस वक्त क्यों मुश्किलों में है। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मेरी सहयोगी आंचल बता रही थी कि ब्रेक पर जाने से पहले कि हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही हैं, तो आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने मुडा स्कैम मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद हलचल तेज कर दी है। इस बीच सिद्धारमैया की पत्नी वीएन पार्वती ने मुडा यानी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश कर दी है। पत्र में क्या लिखा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से उन्हें आवंटित जो 14 भूखंड हैं उन्हें रद्द करवाकर मुआवजे वाले प्लॉट को वापस करना चाहती हैं और वो इन भूखंडों का कब्जा भी मैसूरू शहरी विकास को वापस सौंपेंगी। उन्होंने मुडा से इस बारे में जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए भी कहा। सीएम की पत्नी ने कदम लोकायुक्त पुलिस के बाद ईडी के भी मामला दर्ज करने के बाद उठाया। गौरतलब है कि मुडा घोटाला एक गंभीर मामला है जिसमें सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण और संपत्ति के गलत उपयोग का आरोप है। इस मामले में ईडी की संभावित कार्रवाई कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है, और खासकर तब जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। घोटाले के आरोपों और जांच के बीच उनकी राजनीतिक छवि और सरकार के स्थिरता पर असर पड़ सकता है। और इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के साथ शुभा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभा, आपसे ये समझना चाहेंगे जो पत्र सिद्धारमैया की पत्नी द्वारा लिखा गया इसका अभिप्राय आखिर है क्या, और ख़ास तौर पर जब ईडी ने मामला दर्ज किया तो कहीं ना कहीं मनी ट्रेल और धन शोधन वो स्थापित करने के प्रमुख साक्ष्य ईडी के पास मौजूद होंगे। हम अभी देख सकते हैं कर्नाटक में सिद्धारमैया मुडा केस को लेकर कई महीनों से ये जनता के सामने आ रहे हैं और सिद्धारमैया ने पहले बताया घोटाला तो हुआ है, लेकिन उतना जो लोग बता रहे हैं उतना तो घोटाला नहीं हुआ है, थोड़ी तो हो सकता है ऐसे बोला था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने तनिक के लिए विचारण के लिए तैयार थे और कर्नाटका हाईकोर्ट से भी इनका जांच करने के लिए आदेश दिया गया था। जब तक तो सिद्धारमैया तनिक के लिए सामने आया था, लेकिन अभी जो हम देख सकते हैं कल सिद्धारमैया के पत्नी पार्वती जी ने जो मुडा घोटाला में 4 साइट्स के बजाय इन्होंने 14 साइट्स का अलॉटमेंट किए, सारे साइट्स को वापस देने का जो पत्र लिखा है, जो पत्र में हम खुलासे हमें देख सकते हैं जो इन्होंने मुडा घोटाले में जो पत्र 4 साइट्स के बदले 14 साइट्स को इन्होंने अलॉटमेंट किया था, सारे के सारे इन्होंने धर्मपत्नी ने वापस करने का बात कर रहे हैं। वो उसी तरह से हम देखें तो एक तरफ से सिद्धारमैया बोल रहे हैं घोटाला तो नहीं हुआ है, इसके सारे जो आरोप है इनके पद को चुनौती देने के लिए और पद से इस्तीफा मांगने के लिए बीजेपी सरकार जो बीजेपी वालों ने विरोध किया। अभी तो एक तरफ से उनका पत्नी का आदेश है, उनका पत्नी का बोलना है और दूसरी तरफ सिद्धारमैया जो
स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके साथ हम देख सकते हैं इनके सामने ही इनके जो सिद्धरामैया और उनके पत्नी वो क्या राजनीतिक चल रहा है कर्नाटका में। एक बार तो इन्होंने कहा था कि घोटाला नहीं हुआ है, अभी तो इन्होंने कहा कि वापस देने का जो कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मामले हम देख सकते हैं। तो इन्होंने विचारण के लिए भी तैयार नहीं था, अभी तो इन्होंने वापस देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मामला क्या हो सकता है? अगर इन्होंने नहीं किया तो ये सारे के सारे वापस कैसे देंगे? और 14 साइट्स तो नहीं हुआ है ऐसे सिद्धरामैया का कहना है, और 14 साइट्स वापस देने का जो कहावत है इनके धर्मपत्नी कह रही है। अभी हम कल से ही ये मामला जारी है और कल से ही इन्होंने पत्र भी लिखा था, और आगे जाके क्या हो सकता है। और यही इन्होंने 14 साइट्स को वापस देना इसलिए कि सिद्धरामैया अपने पद को ना दे सके, अपने कुर्सी को ना छोड़ सके, इसके लिए इन्होंने ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, राजनीतिक या नाटक कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। सामने तो देखे तो ऐसे लग रहा है कि अपने जो ड्रामा कर रहे हैं इनके पद को अपने चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनको सीएम के कुर्सी नहीं दे रहे हैं, इसके लिए साथ और अपने ही बड़े बोल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं सिद्धरामैया, जहां उनका जो उनकी राजनीतिक साख है उस पर भी बट्टा लगता हुआ साफ नजर आता है। क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगते हैं तो आपकी जवाबदेही जनता और सरकार के प्रति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुभा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते हैं डीडी न्यूज़, क्योंकि उसके पार आकर आप जानेंगे अखबारों की सुर्खियों में क्या है कुछ खास। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। क्रिकेट के रोमांच से फुटबॉल के धमाल तक, हॉकी के मैदान से टेनिस के लॉन तक, एथलेटिक्स फील्ड से बैडमिंटन के कोर्ट तक, कुश्ती, बॉक्सिंग और शूटिंग समेत होगी खेल जगत से जुड़ी हर खबर। देखिए खेल समाचार सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास शो नया सवेरा में। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और लता हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। लता, सुप्रभात, क्या कुछ लेकर आई हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए आज? सुप्रभात, आंचल संध्या। सबसे पहले अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हुए जान लेते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति के लड्डू प्रसादम विवाद को लेकर बात चल रही थी उस पर कल सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनसे प्रश्न किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक आपने बता दिया कि लड्डू में जो जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है ये आपने कैसे कह दिया, इसका सबूत दें आप। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल जो हैं उनसे भी इस प्रकरण में जांच के लिए सहायता मांगी है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरह का कोई भी बयानबाजी ना करें। समाचार की सुर्खियों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के PM जो नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की है और बात करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर जो उनका ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उस पर उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई है। आतंकवाद के लिए हमारी दुनिया में कोई भी जगह नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस विषय पे बात हुई है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है, ये भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी के साथ जो भारत हमेशा ही शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए जो प्रयास होते हैं उसका समर्थन करता रहा है और इसके लिए भारत प्रतिबद्ध है, ये भी कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुर्खियों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इस बार वर्षा ऋतु थी, सत्र जो अपना मॉनसून सत्र है उसका कल औपचारिक समापन हो गया है। और भारतीय जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि इस बार 8% अधिक वर्षा दर्ज की गई है।
2020 के बाद ये सबसे अधिक वर्षा का अनुमान जताया है। वर्षा हुई है ऐसा दर्ज किया है भारतीय मौसम विभाग ने। और चलते चलते अंत में बात कर लेते हैं सिनेमा जगत की, जिसमें कल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती सम्मानित किए जाएंगे, ऐसी घोषणा हुई है। इसके बाद से ही जो फिल्म जगत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, और भी मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, अपने राज्य मंत्रियों ने भी उनको शुभकामनाएं संदेश दिया है। और इसके साथ ही सिनेमा जगत की जो हस्तियां हैं उन्होंने भी मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित होने पर उनको शुभकामनाएं दी हैं। अपनी पहली फिल्म मृगया के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए थे मिथुन चक्रवर्ती। और इसके साथ ही ये जो सिनेमा जगत का प्रतिष्ठित सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसको लेकर खासा उत्साह है फिल्म जगत में। तो ये थी आज की विशेष सुर्खियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया लता, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, इतने कम समय में सभी क्षेत्रों से अखबारों की सुर्खियों को समेटकर हमारे दर्शकों के लिए लाने के लिए। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अंदाज रहेगा फटाफट। इजराइल ने लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में हिजबुल्लाह पर सीमित छापे के साथ ग्राउंड ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो की शुरुआत की, जिसके बाद लेबनान ने पिछले 24 घंटों में हुए हमलों में 95 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। इजरायली सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक बयान में कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सीमित, स्थानीय और लक्षित छापे शुरू कर दिए हैं। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो स्थिति की आकलन के अनुसार और गाजा और अन्य क्षेत्रों में लड़ाई के साथ ये जारी रहने वाला है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आधी रात के बाद लेबनान की राजधानी में लगातार बड़े धमाके सुने गए। इससे पहले इजरायली सेना ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि वो आमतौर पर घनी आबादी वाले दक्षिणी उपनगरों में विशिष्ट इमारतों पर हमला करेगी। वहीं लेबनानी सैनिकों ने इजरायल के साथ सीमा से पीछे हटना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि इस अभियान में इजराइल की वायुसेना भी मदद कर रही है। वहीं लेबनान ने पिछले 24 घंटों में हमलों में 95 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से ईरान के लोगों को संबोधित किया और कहा कि ईरानी शासन ने इस क्षेत्र को अंधेरे और युद्ध में डुबो दिया। एक्स को पोस्ट किए इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में ऐसी कोई जगह नहीं जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने देश और अपने लोगों की हर जगह रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि जब ईरान कट्टर धर्माधिकारियों के एक छोटे समूह से मुक्त हो जाएगा तो इजराइल और ईरान शांतिपूर्वक रहेंगे और पर्यटन और तकनीकी प्रगति से दोनों को लाभ होगा। और बात कारोबार जगत की, अंदाजे बयां फटाफट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों से ग्रामीण इलाकों में खपत में काफी तेजी आई है। PMJDY के जरिए करोड़ों लोगों का बैंकिंग सिस्टम में जुड़ना है इसकी वजह। टाटा पावर राजस्थान में एनर्जी सेक्टर की विभिन्न परियोजनाओं में 1.2 लाख करोड़ का करेगी निवेश। कंपनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की संभावनाओं का लगाएगी पता। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसानों से धान की खरीद के लिए सरकार ने 4000 क्रय केंद्र निर्धारित किए हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए और धान ग्रेड ए का मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सोलैक्स एनर्जी ने भारत का पहला रेक्टेंगुलर सेल बेस्ड सोलर मॉड्यूल किया लॉन्च। साथ ही इस क्षेत्र में अपने विजन 2030 के तहत 8000 करोड़ रुपए का जो निवेश है उसका लक्ष्य भी रखा। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। बात कानपुर टेस्ट की, उसका आज 5वां अंतिम दिन भारत की नजरें बांग्लादेश की पारी जल्द समेटने पर। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन के आगे करेगी खेलना शुरू। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कानपुर में सबसे तेज 50, 100, 150, 200 और 250 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 31 गेंदों में अर्धशतक बनाया। यह किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक है।
ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने। 35 वर्षीय स्पिनर जडेजा ने खालिद अहमद को आउट कर ये उपलब्धि हासिल की। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दौरान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिकेट जगत में एक नया टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने 6 टीमों वाली इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के शुभारंभ की घोषणा की, जिसका उद्घाटन संस्करण इस साल खेला जाना है। भारत ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित 7वीं एशियन महिला क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारत की ओर से इस चैंपियनशिप में गोल्डन ईगल क्लब ने प्रतिभागी किया। भारत के लिए ऋतुपाल ने अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कांस्य पदक जीता। मोहन बागान सुपर जायंट ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर एफसी के खिलाफ एएफसी चैंपियंस लीग 2 मैच के लिए ईरान की यात्रा नहीं करने का फैसला लिया, क्योंकि पश्चिम एशियाई देश में मौजूदा हालात अभी जो हैं वो अस्थिर हैं। और अब बात कर लेते हैं सिने जगत की। अक्षय कुमार स्टार स्काई फोर्स 2 2 अक्टूबर 2024 को रिलीज के लिए तैयार। ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है। स्काई फोर्स में अक्षय कुमार दिखेंगे भारतीय वायुसेना अधिकारी के रोल में। फिल्म भारतीय वायुसेना की जीत पर है बेस्ड। जूनियर एनटीआर जानवी कपूर की फिल्म देवारा ने रिलीज के तीसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर किया शानदार कलेक्शन। देवारा ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। तिवरा पार्ट 1 में जूनियर एनटीआर डबल रोल में है। फिल्म में एनटीआर जूनियर सैफ अली खान, जानवी कपूर, श्रुति मराठे, प्रकाश राज, श्रीकांत शाइन, टॉम चाको, मुरली शर्मा और अभिमन्यु सिंह ने भी शानदार अभिनय किया है। कॉमेडी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज। फिल्म का निर्देशन राज शांडिले ने किया। और बाद मिजाजी मौसम की देखते हैं कि आपके शहर में तापमान किस तरह से है। मौसम का मिजाज जानने के साथ ही खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब टीटी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। तो नया सवेरा के इस अंक में आज के लिए इतना ही, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और अंतिम चरण का जो मतदान है उसका दौर जारी है और इसी खास मौके पर आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के सुंदर बर्फीले पहाड़ और ट्यूलिप। आप देखिए इनकी खूबसूरत झलकियां। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर। निर्माण